नमस्कार दोस्तों। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे साथियों। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत दोस्तों आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आप सभी का स्वागत दोस्तों। आ जाइए दोस्तों, एक बार सब लोग जुड़ जाइए दोस्तों। ओके, एक बार आ जाइए। ओके, जैसा कि दोस्तों आप सभी को विदित है कि आज से मैंने आप लोगों का एक प्यारा सा सेशन आज से स्टार्ट किया मेरे प्यारे साथियों, जो है राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे को लेकर। ये टॉपिक दोस्तों राजस्थान की प्रत्येक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना हर किसी की बस की बात नहीं होती। इकोनॉमिक सर्वे दोस्तों अपने आप में एक टिपिकल पोर्शन आपका रहता है। ओके, तो सबसे पहले कमेंट कर बताओ दोस्तों, आप लोगों को मेरी वॉइस समझ सुनाई दे रही है? मैं आपको प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई दे रहा हूँ मित्रों। सभी लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। आज से मैंने आपका इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट किया। इकोनॉमिक सर्वे जैसे कि राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे जो लगभग 7 से लेकर 8 क्लासों में कंप्लीट होता है, जहां पर डेली मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं। ओके, तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम्स में, क्योंकि दोस्तों अभी अगले महीने एक तो एसआई का एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है और एक कॉलेज लेक्चरर का पेपर। वहां पर ये टॉपिक आप लोगों के लिए कम से कम 5 से लेकर 6-7 क्वेश्चनों को लेकर आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहना। ओके तो देखिए मैंने लिखा दोस्तों, सर अलग से नोट्स करे क्या इसको? हाँ बिल्कुल, इसको अलग से राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का अलग से होना चाहिए, राजस्थान की इकोनॉमिक अलग से होना चाहिए। अब देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा, ये अपना है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2020-21 अपने को समझना है। ओके, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2020-21 आपको यहाँ पर समझना है। ओके, इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है दोस्तों जो 2020-21 का, इसको मैं आपको समझाऊंगा और इसको कैसे समझाया जाएगा इसके लिए आपको लगातार मेरी क्लास में बने रहना। ओके, आगे ओके, अब सुनिए और समझने की कोशिश अपन करते हैं दोस्तों। क्लियर? राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे। ओके, सबसे पहली बात तो ये आती है दोस्तों, 15 क्वेश्चन आगे। पहले तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये आती है, अब बातें कोई नहीं करेगा, सुनिए, बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट। तो देखिए मैंने कहा, अब दोस्तों जिन्होंने भी मेरे मोबाइल ऐप पर जो कोर्स परचेज कर रखा है उन सब के लिए मैं बता दूं, आप लोगों को कभी भी घबराने की आवश्यकता है। तुमसे ज़्यादा तुम्हारे लिए मैं मेहनत करता रहूँगा, तुमको तो केवल क्लास में बैठ के याद करना। सबसे पहली बात दोस्तों, आगे आगे, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, इसको जारी करता। भाई इसको जारी कौन करता है, ये सबसे पहली बात है कि राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे जारी कब हो, क्यों, किसके द्वारा किया जाता है, ये सबसे पहला प्रश्न आता है। तो यहाँ पर इसका सीधा सा जवाब रहता है कि राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी जो निदेशालय, सांख्यिकी जो निदेशालय है, निदेशालय राजस्थान। ओके, सांख्यिकी और जो आर्थिक निदेशालय राजस्थान जो है मित्रों, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है दोस्तों, वो इसको जारी करता है। ओके, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान जयपुर जो इसको जारी करता है। ओके, सबसे पहली बात हो। अब आता है दोस्तों, मैं आपके सामने एक बात क्लियर करूं कि ये कब जारी होता है, ये कब जारी होता है, इसको एक्चुअल में जारी कब किया जाता है। तो बेसिकली दोस्तों बताओ, सामान्यतः आर्थिक समीक्षा जो होती है वो बजट के साथ, यानी बजट से एक दिन पहले जारी होती है। अगर अपन करो तो मैंने कहा कि सामान्यतः, सामान्यतः दोस्तों अगर मैं सामान्यतः आर्थिक समीक्षा, यानी जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, जो इकोनॉमिक्स आर्थिक समीक्षा जो होती है, आगे ठीक है, आगे आगे, तो मतलब मैंने कहा कि सामान्यतः आर्थिक समीक्षा जो है, मतलब आर्थिक समीक्षा जो है वो आर्थिक समीक्षा बजट से पूर्व जारी होती है, बजट से पूर्व जारी। ओके, बजट से पूर्व जारी किया जाता है, बजट से पहले जारी किया जाता है। ओके, बजट से पहले जारी किया जाता है। ओके, फिर आपके सामने ये पॉइंट आता है मेरे प्यारे साथियों, आर्थिक समीक्षा को लेकर अगर मैं बात करूं कि आर्थिक समीक्षा क्यों जारी की जाती है, इसके पीछे लॉजिक क्या। तो आर्थिक समीक्षा जारी करने के पीछे, आर्थिक जो भारत की आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय जारी करता है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान जयपुर के द्वारा जारी की जाती है। और ये सामान्य आर्थिक समीक्षा जो होती है वो बजट से पहले जारी होती है। क्यों जारी होती है सुनिए, तो आर्थिक, राजस्थान की आर्थिक, कोई भी आर्थिक समीक्षा
संबंधित राज्य की यानी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा राजस्थान के आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि का एक सूचक होती है, जिसके आधार पर यह देखा जाता है कि देश की राजस्थान की राज्य की अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है या राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कितना कार्य और करा। यानी राज्य की अर्थव्यवस्था का पता लगाने के लिए या राज्य की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाने के लिए आर्थिक समीक्षा जारी की जाती है। तो मैं कह सकता हूं मित्रों, राज्य की अर्थव्यवस्था का राज्य की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाने हेतु राज्य की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाने के लिए दोस्तों अनुमान लगाने हेतु ये जारी की जाती है। ओके, राज्य की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाने के लिए राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जारी की जाती है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई। आर्थिक समीक्षा के अंदर दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, यानी ये आर्थिक समीक्षा कुल मिला के 11 चैप्टर्स में बटी रहती है। इसका जो अध्याय नंबर जो 1 होता है, अध्याय नंबर देखो सुना मैंने क्या कहा। सबसे पहले तो मैंने कहा कि आर्थिक समीक्षा आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान जयपुर के द्वारा जारी की जाती है। ये सामान्यतः आर्थिक समीक्षा जो है बजट से पहले जारी होती है और इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया जाता है, यानी अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया जाता है। और इसके अंदर टोटल मिला के 11 चैप्टर्स होते हैं। 11 चैप्टर्स से मिलकर पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। ओके, यहाँ तक आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब चलते आगे। इस आर्थिक समीक्षा का जो चैप्टर नंबर जो 1 होता है, वो उसका नाम होता है वृद्ध आर्थिक। अगर वृद्ध आर्थिक मैंने कहा तो वृद्ध आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, ये रहता है सबसे पहला टॉपिक, जहां से मैक्सिमम 2 या 3 प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में उठकर आ जाते हैं। वृद्ध आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। अब इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा जाता है, तो अब मेरी बात सुनो। पहले आर्थिक समीक्षा पढ़ना सीखो कि आर्थिक समीक्षा को पढ़ा कैसे जाता है। इस वृद्ध आर्थिक प्रवृत्तियों का जो परिदृश्य होता है, इसके अंतर्गत 7 बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। यानी 7 बिंदुओं के आप लोगों को आंकड़े देखने होते हैं, 7 बिंदुओं के आंकड़े आपको समझने होते हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें सबसे पहले तो बताया जाता है बच्चों को कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है ये समझाऊंगा आप लोगों को। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े कौन से, इसको बोलते हैं स्टेट डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको कहा जाए। फिर दूसरा रहता है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। यहाँ पर इनके आंकड़े एज इट इज एग्जाम में पूछे गए थे, एज इट इज, और इनमें आंकड़ों को ही रखना। ये कहलाता है स्टेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर आता है तो सकल राज्य मूल्यवर्धन। ओके, सकल राज्य मूल्यवर्धन दोस्तों। ओके, वैल्यू एडिशन की बात करें। फिर आपको मैं बताऊंगा शुद्ध राज्य मूल्यवर्धन के बारे में। ओके, शुद्ध राज्य मूल्यवर्धन के बारे में बात की जाएगी। फिर आपको प्रति व्यक्ति आय, राज्य की प्रति व्यक्ति आय का उल्लेख किया जाएगा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी। उसके बाद सकल पूंजी निर्माण की बात की जाएगी, सकल पूंजी निर्माण के आंकड़े देखे जाएंगे। और फिर आपको देगा सांख्यिकी सूचक, स्टैटिस्टिकल जो इंडेक्स होता है, सांख्यिकी सूचक। और सांख्यिकी सूचक में 2 सूचक होते हैं, एक होता है आपका थोक मूल्य सूचकांक, एक होता है आपका थोक मूल्य सूचकांक होता है, और एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये पूरे 7 टॉपिक्स जो इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ने की बात होगी। तो आगे ओके तो अब सुनिए मैंने क्या कहा, मेरी बात को सुनिए। देखो, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2020-21 का जो पहला टॉपिक है या पहला चैप्टर है, जिसका नाम है वृद्ध आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। इसका नाम क्या है मित्रों, वृद्ध आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। इसके अंदर 7 बिंदुओं पर अपन बात करेंगे। सबसे पहले सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में बात करेंगे, दूसरा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में बात करेंगे, फिर अपन सकल राज्य मूल्यवर्धन के बारे में बात करेंगे, फिर आपको शुद्ध राज्य मूल्यवर्धन की बात की जाएगी, फिर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाएगी, फिर सकल पूंजी निर्माण क्या होता है मित्रों, फिर सांख्यिकी सूचक जो था, सांख्यिकी सूचक जिसमें आपका एक आ जाएगा थोक मूल्य सूचकांक और एक आ जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ओके, सुनना मित्रों, मैं आपको चाहता तो उनकी PDF बनाकर भी आपको प्रोवाइड करा देता, लेकिन तुम्हारे ऊपर से चले जाता, तुमको मजा नहीं आता।
फिर तुम्हारे ऊपर से चला जाता। इसलिए अब तुम आर्थिक समीक्षा टोटल मिला के 20 से 25 पेजों में होगी या 50 पेजों में आपकी पूरी आर्थिक समीक्षा करा दूंगा डेली आधे आधे एक एक घंटे की क्लास के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम देते हो और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा अगर नहीं पढ़कर जाते हो तो ये समझो तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। ओके, राजस्थान की इकोनॉमिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। ओके, आगे अब देखो, तो यहां तक समझ में आ गया कि मित्रों देखो मैं वापस बोल देता हूं क्या क्या है। सबसे पहला बिंदु सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में बात करेंगे, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में बात करेंगे, सकल राज्य मूल्य वर्धन की बात करेंगे मित्रों के। उसके बाद शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन, ये शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन की बात करेंगे, प्रति व्यक्ति आय, सकल पूंजी निर्माण और सांख्यिकी सूचक के बारे में यहां पर अपन बात करने वाले। ओके, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलो मित्रों आगे, अब चलते आगे। अब एक एक बिंदु को अपन समझ लेते हैं और एक एक बिंदु के आंकड़े समझ लेते हैं। तो भाई साहब सबसे पहला आंकड़ा है आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ये सबसे पहला आंकड़ा है जिसके बारे में अपन बात करेंगे। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको आप स्टेट ग्रॉस अगर GSDP, ओके, इसको ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP बोलते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अब पहले तो इसकी थोड़ी थ्योरी भी लिख लेते हैं, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों काम आते हैं एग्जाम में दोस्तों, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ, देखो सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता क्या है, ये आप लोगों को समझने की बात है। तो मैं यहाँ पर एक सीधी से 2 लाइनों लिख देता हूँ कि राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिना दोहरी गणना किए हुए, मतलब डबल कैलकुलेशन नहीं हो, बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को क्या कहा जाता है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ओके, सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ओके, ये तो हो गई इसकी थ्योरी। मैं वापस से बोल देता हूँ। देखो मैंने क्या कहा मित्रों, यहाँ पर 2 बातें बताई। पहले तो ये बताया दोस्तों आप लोगों को कि राज्य अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिना डबल कैलकुलेशन, दोहरी गणना, तो दोहरी गणना से बचने के लिए आपको बताया दोस्तों, मैंने आपको राष्ट्रीय पढ़ाया था, दोहरी गणना से बचने के लिए वस्तु और सेवाओं का कौन सा मूल्य लिया जाता है? अंतिम मूल्य लिया जाता है। वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य लिया जाता है, जिससे एक वस्तु की डबल कैलकुलेशन ना हो जाए। तो राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित अवधि में उत्पादित, एक निश्चित अवधि जो 1 साल की होती है, अप्रैल से लेकर मार्च तक होती है, में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य था, उस मौद्रिक मूल्य को ही सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ओके, मतलब आगे फिर आपको ये भी पता है मित्रों, एक बात और बता दूं कि सकल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानों को एक तो आता आपका प्रचलित कीमत का, अगर होता प्रचलित कीमत का मतलब होता है चालू मूल्य या बाजार मूल्य, प्रचलित कीमत तथा स्थिर मूल्य, स्थिर कीमतों पर अनुमानित किया जाता है। इसका मतलब आप जानते हो, अनुमानित किया जाता है। ओके, इसका मतलब है मित्रों
कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो गणना होती है वो चालू मूल्य पर भी होती है और स्थिर मूल्य पर होती है। और वर्तमान में अगर मतलब वर्तमान में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का की स्थिर कीमत वर्ष 2011-12 मानी जाती है, ली जाती है, वर्ष 2011-12 ली जाती है। ओके, एक तो यार फिर एग्जाम में ये प्रश्न आया था दोस्तों कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडी राज्य के आर्थिक विकास का सूचक होता है। ये राज्य के आर्थिक विकास का सूचक होता है। आर्थिक विकास का क्या होता है? सूचक होता है। इसको आर्थिक विकास का सूचक कहा जाता है या माना जाता है। तो किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सूचक उस राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता है। तो ये आर्थिक विकास का सूचक होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक डाउट है, कौन सा? स्थिर मूल्यों का। तो आप सामने स्थिर मूल्यों का, तो स्थिर मूल्यों का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता है वो उस राज्य के आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। उस आर्थिक विकास का सूचक वो माना जाता है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? यस या नो बताओ दोस्तों। तो स्थिर मूल्यों का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता है ना वो आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। उसको आर्थिक विकास का अपन क्या मानते हैं? सूचक मानते हैं। ओके, वो आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। स्थिर मूल्यों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, चालू मूल्यों का नहीं, तो स्थिर मूल्यों का। तो ये 4 बिंदु तो मैंने आपको थ्योरी के समझा दिए जो आपके लिए काम आते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है, बना है और बनता रहता है। तो आगे एक मिनट जाएगा तो ठीक है आगे। तो यहाँ तक की बात तो मैंने आपको अच्छे से समझा दी, अच्छे से आपको यहाँ पर बता दी। तो आगे क्लियर? तो आगे अब देखो आगे सेकंड नंबर की अगर बात करूँ तो सेकंड नंबर का जो रहता है उसको भी आप समझने की कोशिश आप लोग अच्छे से करना मित्रों आगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों इसके आंकड़ों की ओर। अब इसके लेटेस्ट डाटा जो आपके काम आएंगे, जो आपको याद करके जाने, वो आपको याद। देखो आंकड़े, तो अगर मैं बात करूं तो यह है आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इसको मैं 2 पर, ओके, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, और ये भी 2020-21 का, क्योंकि आपको 2020-21 का याद करना है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। 2020-21 का आपको याद करना है। ओके, तो यहाँ पर 2020-21 का मैं बात करूँ तो मैं तो यहाँ पर 2 बातें समझाऊंगा। एक तो बताऊंगा दोस्तों आपको स्थिर मूल्यों पर, और स्थिर मूल्यों का मतलब 2011-12। ओके, और एक हो जाएगा चालू मूल्यों पर, चालू कीमतों पर जो वर्तमान में चल रही है। ओके, स्थिर मूल्यों का मतलब हो जाएगा 2011-12 और चालू मूल्य जो आपका वर्तमान में चल रहा है। ओके, देखो स्थिर मूल्य पर जो अनुमानित है वो कितनी है मित्रों? वो है आपकी 6,43,222 करोड़ रुपए, 6,42,222 करोड़ रुपए। ओके, ये आपकी स्थिर मूल्यों पर अनुमानित आपकी सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। ओके, जबकि चालू कीमत पर है 9,57,912 करोड़ रुपए। ये है दोस्तों। अगर मैं इसके ब्रैकेट में एक बात लिख दूं कि बताओ दोस्तों सकल राज्य अनुपात, तो ये कहलाएगी माइनस के 6.61% की गिरावट हुई है। मतलब 2019-20 से लेकर इतनी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, इतनी गिरावट आप देखने को मिलेगी। आप समझ सकते हो मेरे प्यारे साथियों, मतलब कैसे समझो, ये 2020-21 के आंकड़े, ये 2020-21 के आंकड़े हैं, जबकि मैं तुम्हारे सामने 2019-20 के आंकड़े लिखूं तो 2019-20 में कितना था? 6,88,714 करोड़। तो यहां से यहां तक देखोगे तो इस साल दोस्तों कोरोना महामारी को लेकर, कोविड-19 के चक्कर में दोस्तों 6.61% की गिरावट देखने को मिली है। ओके, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना। ये एग्जाम में पूछेगा आप लोगों से कि बताओ वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितनी हुई? तो माइनस के 6.6%। और जब प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा जाए तो आपको स्थिर मूल्यों के आधार पर ही बताना, जबकि चालू मूल्यों पर गिरावट रही है दोस्तों कम 4.11% की रही है। मतलब ये दोस्तों आंकड़ा कौन से ईयर का है? ये आंकड़ा 2020-21 का है, और यहाँ पर ये 2020-21 का आंकड़ा है। अगर मैं तुम्हारे सामने 2019-20 का आंकड़ा अगर प्रस्तुत करता हूँ तो ये आ जाएगा दोस्तों 9,98,000
999 करोड़। तो आप इसको देखोगे तो 4.11% की गिरावट हुई है। तो बताओ समझ आ गया क्या? अब पता है एग्जाम में तुमसे क्या पूछेगा, वो एग्जामिनर तुमसे सीधा सीधा पूछेगा, वो क्या पूछेगा कि बताओ सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ओके, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? तो ऑप्शन में 6.61% भी देगा और 4.11 भी देगा, तो दोनों से एक बताना है, तो आपको 6.61% बताना है, क्योंकि स्थिर मूल्यों का आंसर सही माना जाता है, चालू मूल्यों का आंसर कभी भी सही नहीं माना जाता। तो ये याद हो जाएगा क्या? तो दोस्तों वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है वो माइनस के 6.61% है। किसके कारण दोस्तों? कोविड-19 बीमारी को लेकर ये चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। बताओ मित्रों, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? यहाँ तक की बात आप लोगों के माइंड में अच्छे से सेट हो गई क्या मित्रों के? यहाँ तक की बात आप लोगों के माइंड में पूरी तरह सेट हो गई क्या? लेकिन सुनिए मेरे लाडलो, ऐसा नहीं होता। अभी तो एग्जामिनर और पूछेगा, क्योंकि तुमसे सर्वे तो पूछेगा भी, तो वो तुमसे सर्वे कराएगा। तो अब आ जाओ मित्रों, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। देखो यहाँ पर मैं आपके सामने 2020-21 के आंकड़े और रखता हूं, और ये रखता हूं भारत के। ये आंकड़े भारत के दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के, पूरे भारत के। तो भारत का स्थिर मूल्यों पर अगर मैं लिखूं, भारत का अगर स्थिर मूल्य पर लिखूं, तो मैं कितना लिखूंगा? 1,34,39,662 रुपए की देश की जीडीपी थी। ये देश की जीडीपी है, ये देश की जीडीपी है दोस्तों। जो जीडीपी है, जो देश की जीडीपी कितनी दिखा रही है? तो ये दिखा रही है माइनस के 7.73% को दिखा रही है। अब एग्जामिनर क्या कहेगा मित्रों? वो तुमसे पूछेगा कि ये जो जीडीपी है ये इसका कितना प्रतिशत है, बताओ ये इसका कितना परसेंटेज है। तो इसका मतलब देश की राजस्थान का जो है, राजस्थान का अखिल भारत में स्थान, यानी राजस्थान का भारत में भाग, भारत में भाग, ओके, राजस्थान का भारत में भाग कितना है? वो है तो 4.79% का है स्थिर मूल्यों पर। ये प्रश्न बन जाता है मित्रों कि बताओ मित्रों, वर्ष 2020-21 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, पूरे देश के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 4.79% है। निकाल के देख लेना। 6,43,222 करोड़ रुपए जो है वो 1,34,939,662 करोड़ का 200 कितना है? 4.79% है। मेरी बात समझ गई? तो फिर ये तो गया स्थिर मूल्य पर। तो भाई साहब यहाँ पर भी देख लो, चालू मूल्य का भी याद रख लो मित्रों, बस चालू मूल्य का भी याद रख लो मित्रों, चालू मूल्य की बात लो। तो भारत का अनुपात कितना? पहले मैं भारत का लिख लेता हूँ। भारत का अनुपात कितना है? ये है मित्रों 1,94,00,000। ओके, तो आगे 1,94,81,975 करोड़ रुपए, जो कितनी ग्रोथ दिखा रहा है? ये माइनस के 4.20 ग्रोथ इंडिया की हुई है। अब बताओ ये इसका कितना परसेंटेज है? चालू मूल्य की बात करें तो भारत का, राजस्थान का भारत में भाग, राजस्थान का भारत में भाग, अगर राजस्थान का भारत में भाग देखोगे तो ये आ जाएगा। तो ये कितना है मित्रों? 4.92% है। बताओ मित्रों, पूरे आंकड़े समझ में आ गए क्या? ये आपको डिब्बा याद रख के जाना है, और इसको चाहे तुम रटो, घोड़ो, पियो, तो जच जो करो, लेकिन ये डिब्बा तो आपको याद करके जाना पड़ेगा। मैं जो इकोनॉमिक सर्वे को बहुत ही समराइज करके बताने वाला हूँ। अब आपको इसके अलावा मेरी क्लासें देखने के बाद आपको दूसरी क्लासें देखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इसके बाहर तो उसकी औकात भी नहीं हो सकती किसी एग्जामिनर की तुमसे पूछ ले। तो बताओ यहाँ तक की बात समझ आ गई क्या दोस्तों? ये पूरा आंकड़ा समझ में आ गया। बस थम्स अप कर दो कि हाँ सर मजा आ गया। बस इसके अलावा हमको नहीं पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना है। और इकोनॉमिक सर्वे को तुम पढ़ने बैठ कर तो तुम्हारी नानी याद है धारणा, तुम समझ नहीं पाओगे इकोनॉमिक सर्वे को। आगे समझना तो चाहते हैं? तो यहां पर आ जाता है कि एक तो स्थिर मूल्य पर जीडीपी आ जाती है और एक होती है चालू मूल्य पर। ओके, राजस्थान की बात करो तो स्थिर मूल्यों की बात करें तो बेस ईयर कौन सा? 11-12। तो 11-12 का इकोनॉमिक सर्वे बता दिया। और मित्रों यहां पर पूरी बात आपको कवर कर दी कि अगर मान लो तुमसे पूछे कि राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, अगर राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अगर बताओ कि बता के राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अगर मैं बात करूं तो कितना हिस्सा है? तो 4.79 और यहां पर 4.7292। ओके, सबको क्लियर दोस्तों? ओके, ये तो गया पहला बिंदु, इकोनॉमिक सर्वे का पहला बिंदु कंप्लीट।
आगे ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे का पहला बिंदु, टोटल मिला के कितने थे, 7 बिंदु थे, पहला बिंदु कंप्लीट। ओके, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आ जाओ मेरे लाडलो दूसरा पॉइंट। ओके, दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा बिंदु आपके सामने ये है दोस्तों, आपका दूसरा बिंदु, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, इसको अपन बोलते हैं नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NSND, NSDC, DP। ओके, आगे अब देखो, अब सुनिए मित्रों, अपन बात करते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। अब ये क्या होता है, तो ये समझ लो। अब देखो, मैं इसमें से एक बात क्लियर कर दूं मित्रों, अगर मैं तुमसे कह दूं कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद, पहले इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद समंकों में से, सकल राज्य घरेलू उत्पाद समंकों में से, सकल राज्य घरेलू समंकों में से सकल स्थायी, सकल स्थायी पूंजीगत उपभोग को, सकल स्थायी पूंजीगत उपभोग को, सकल स्थायी पूंजीगत उपभोग को, सकल स्थायी पूंजीगत उपभोग को। ओके, तो सकल घरेलू उत्पाद समंकों में से सकल स्थायी पूंजीगत उपभोग को घटाकर, उपभोग मतलब कैपिटल जो आपका उपभोग है, डेप्रिसिएशन, घटाकर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ओके, प्राप्त किया जाता है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ तो कि सकल घरेलू उत्पाद में से, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पादों में से सकल स्थायी पूंजीगत उपभोग को घटाकर शुद्ध राज्य उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ओके, आगे देखो कैसे। अगर मैं कह दूं कि NSDP अगर निकालना, तो अपन कहेंगे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर मैं सकल स्थायी पूंजीगत उपभोग, सकल स्थायी पूंजीगत उपभोग को माइनस कर देता हूं, तो वो कहलाता है आपका नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। उसको अपन नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की परिभाषा में उसको अपन कंसीडर करते हैं। ओके, एक तो ये बात आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता यहाँ पर होनी चाहिए। ओके, आगे क्लियर। अब ये तो हो गया थ्योरी, हालांकि ये कोई मापन करने के काम नहीं था, लेकिन एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न इसका पूछा जाता है। तो पहले तो इसकी थ्योरी आपने लिख ली कि जब सकल घरेलू राज्य उत्पाद समंकों में से सकल स्थायी पूंजीगत उपभोग को घटाकर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ओके, तो ये तो हो गया दोस्तों आपका एक पॉइंट आपका कंप्लीट। अब चलो कोई बात नहीं, तो इसकी करता हूँ दोस्तों मैं थोड़ी बहुत आपकी समझ। देखो, यह है आपका नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये आपके सामने आ जाता है। अब सबसे पहले तो इसके मैं आंकड़े देख लेता हूँ। ये 2020, अच्छा 2020-21 के आंकड़े बता रहा हूँ, तो 2020, तो इसके आंकड़ों की बात करता हूँ। वही आपका था, एक चालू मूल्य पर होता है और एक स्थिर मूल्य पर होता है। तो एक चालू मूल्य पर होता है और एक स्थिर मूल्य पर होता है। ओके, यहाँ तक की बात करें। अब मेरी बात को सुनना में, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन स्थिर मूल्यों पर और स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतों का मतलब होता है दोस्तों वर्ष 2011-12, और यहाँ पर आता है प्रचलित कीमतों पर। प्रचलित कीमत का मतलब होता है चालू मूल्य। चालू मूल्य की बात करें प्रचलित कीमतों पर, तो प्रचलित कीमतों, ओके, प्रचलित कीमतों पर यानी 2000, यानी प्रचलित कीमत बोलो या बाजार मूल्य बोलो, एक ही बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अब मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत आंकड़ा लिख देता हूँ कितना है। तो राजस्थान का जो वर्ष 2020 आंकड़ा है मित्रों, वो आंकड़ा है आपका 5,70,143 करोड़। ओके, आगे और इसके बाद और यहाँ पर मैं लिखूँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो यह है मित्रों आपका 8,62,633 करोड़। ओके, तो तुम कहोगे बड़ा मजा आ गया दोस्तों। अब देखते हैं कि ग्रोथ हुई, तो भाई देखो इसमें कितनी माइनस के 6.58 की क्या हो रही है, कमी हो रही है पिछले साल की तुलना में। और यहाँ पर जब देखोगे मित्रों तो आपके माइनस के 4.06% की कमी हो रही है। तुम कहोगे सर कैसे, तो भाई साहब ये तो आंकड़ा है 2020-21 का आंकड़ा है। ओके, मैं इसके नीचे 2019-20 के आंकड़े लिखकर बता देता हूँ और तुम खुद समझ आओगे कि ग्रोथ हो रही है क्या हो रही है। तो देखो 19-20 के आंकड़े लिखूँ तो यहाँ था 6,10,292 करोड़ रुपए था। तो इसकी तुलना में देखो 2019-20 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की कीमत थी 6,10,292 करोड़ रुपए,
जो दोस्तों 2020-21 में घटकर कोरोना महामारी को लेकर 5,70,143 करोड़ रुपए हो गए, जो माइनस के 6.58% को दर्शाता है। ओके, तो यहां पर भी दोस्तों ये आंकड़ा 2020-21 के आंकड़े को प्रदर्शित करता है, जबकि ये आंकड़ा दोस्तों 2019-20 को आपका प्रदर्शित करने का कार्य करता है। ओके, अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, तो यहां पर मैंने कितना आंकड़ा बताया, यहां पर आंकड़ा में तो 8,99,143 करोड़, जिसकी तुलना में 2020-21 के अंदर दोस्तों 6,62,633 करोड़ रुपए हो गया, जो माइनस के दोस्तों 4.02 दिखाता है। तो ये दो बातें, ये तो स्थिर मूल्यों में गिरावट को दर्शा रहा है मित्रों, और ये चालू मूल्यों में गिरावट को दर्शा रहा है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? यस या नो बताओ। यहां तक की बात आप लोगों के माइंड में सेट हो गई क्या? ये था दोस्तों अपना दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको समझा दिया बहुत ही अच्छे तरह। ये अपना इकोनॉमिक सर्वे का दूसरा पॉइंट हो गया, जिसको बोलते हैं अपन शुद्ध राज्य घरेलू, जिसको क्या कहा जाता है मित्रों, जिसको अपन बोलते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है, यानी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी जब सकल घरेलू उत्पाद समंकों में से सकल स्थायी पूंजीगत उपभोग को घटाकर, अगर मैं बात करूं, अगर घटाकर दोस्तों घटाकर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को प्राप्त किया जाता है मित्रों, तो वो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता है। ओके, और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की जब मैं बात करता हूं मित्रों, तो ये ग्रोथ ये आ जाएगा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में से अगर सकल स्थायी पूंजीगत उपभोग को घटा दें। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट आपका कंप्लीट। अब चलते दो तीसरे बिंदु की ओर। जो जो आंकड़े लिखाऊंगा तो प्लीज रिक्वेस्ट है इनको रट लेना, समझ लेना, चाहे कुछ भी कर लेना। इकोनॉमिक सर्वे की 10 क्लास 7-8 क्लास लूंगा बस, पूरी 6-7 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। राजस्थान की इकोनॉमिक्स आपकी कवर हो जाएगी इससे। राजस्थान की इकोनॉमिक्स कुछ होती ही नहीं मित्रों, इकोनॉमिक सर्वे के अलावा राजस्थान की इकोनॉमिक्स कुछ होती भी नहीं मित्रों, फालतू पढ़ने आगे। अब मैं आपके सामने एक बात करूं तो सकल राज्य, अब आता तीसरा पॉइंट, सकल राज्य मूल्यवर्धन। यहां से प्रश्न पता कैसे, सकल इसको बोलते हैं जी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। ओके, वैल्यू अगर एडेड की बात करें, वैल्यू एडेड। ओके, तो GSVA सकल राज्य मूल्यवर्धन, जिसको अपन बोलते हैं ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड कहा जाता है। अब इसमें तुमको क्या याद करना है, तुमको ज्यादा कुछ याद नहीं करना मित्रों, इसमें आपको ज्यादा क्षेत्र के आधार पर याद करना है मित्रों। कैसे याद करना है मैं आपको समझाता हूं। तो इधर तो रखना है दोस्तों आपको स्थिर कीमतों पर, कि स्थिर मूल्यों पर कितना है दोस्तों। ओके, और इधर याद रखना है दोस्तों आपको चालू प्रचलित कीमतों पर। सर भारत के साथ ही आंकड़े बताना दोस्तों, मस्त रहा करो, मैं अपने साथ सब बता दूंगा, ठीक है। आगे प्रचलित कीमतों पर। ओके, प्रचलित कीमतों पर, तो यहां पर आता है प्रचलित कीमतों की बात करते हैं, प्रचलित कीमतों की बात यहां पर की जाती है। तो एक हो गया स्थिर कीमत, स्थिर कीमत का मतलब हो गया 2011-12। ओके, 2011-12 और प्रचलित कीमत का मतलब आपका 2000 आपका जाएगा 20-21। ओके, ये बात आ जाएगी। अब सुनिए, इसमें आपको क्या याद करके जाना है वो देखिए। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा यहां से कि एग्रीकल्चर में कितना योगदान था, तो आप तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, एक हो गया कृषि। ओके, एक हो गया कृषि, एक हो जाएगा आपका उद्योग, और एक हो जाएगा आपका सेवा। मतलब एक हो गया प्राथमिक, एक हो गया द्वितीय, एक हो गया तृतीय। ये आपको याद करके जाना है। ओके मित्रों, अब सुनिए, मैं आपको यहां पर स्थिर कीमत की बात करता हूं। सबसे पहले स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो कीमत है वो है मित्रों आपकी 6,527 करोड़ रुपए, 6,527 करोड़ रुपए की कीमत बताई गई स्थिर कीमत, जिसमें से एग्रीकल्चर का हिस्सा है दोस्तों। एग्रीकल्चर की कीमत परसेंटेज याद कर लेना, तो आंकड़े मत याद करो। 29.45% एग्रीकल्चर का हिस्सा है मित्रों, जो सबसे ज्यादा इस बार दे। ओके, बताओगे 28.15% आपका सर्विस उद्योगों का है, और 42.40% हिस्सा है वो सर्विस सेक्टर का है। तो मतलब इस 6,527 करोड़ की मैं अगर बात करूं, इसकी अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो यहां पर एग्रीकल्चर की मैं बात करूं, एग्रीकल्चर की बात करें तो 29.45% एग्रीकल्चर का योगदान रहा मित्रों के। जबकि द्वितीय क्षेत्रों की मैं बात करता हूं तो 28.15% द्वितीय क्षेत्रों का योगदान, और यहां पर बात करूं भैया तो क्रम तुमसे पूछ सकता है, सबसे ज्यादा योगदान पहले स्थान पर किसका है, आपका सेवा क्षेत्रों का। ओके,
और दूसरे स्थान पर कौन सा है? कृषि है, जो पहले कम हुआ करता था। इस बार उद्योग सेक्टर का योगदान डाउन हुआ मित्रों। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ कोविड 19 की वजह से कौन सा सेक्टर डाउन हुआ है? इंडस्ट्रियल सेक्टर डाउन हुआ है और एग्रीकल्चर सेक्टर का रेशियो बढ़ा है मित्रों के आगे। तो ये तो कौन सी कीमत हो गया? तो ये तो स्थिर कीमतों पर हो गया मित्रों, स्थिर कीमतों की मतलब स्थिर की। और आपको एक मजेदार बात और बता देता हूं मित्रों यहाँ पर कि स्थिर कीमतों के अकॉर्डिंग ग्रोथ कितनी हुई। तो मैं यहाँ पर ग्रोथ लिख लेता हूँ, ग्रोथ यहाँ पर इनकी मैं ग्रोथ लिख लेता हूँ, ये ग्रोथ है कि इनकी ग्रोथ कितनी। तो भाई साहब इसकी ग्रोथ हो रही है 3.45% की ग्रोथ हो रही है। यहां पर ये सबसे ज्यादा माइनस में चला गया 7.5%, क्योंकि कोविड 19 की वजह से। और सबसे भयंकर ग्रोथ जो डाउन गया ना वो 95%। तो एग्जाम में प्रश्न थ्योरी का बनेगा, वो कहता क्या पूछेगा तुमसे कि बताओ मित्रों इस वर्ष 2020-21 में कौन सा सेक्टर बढ़ा है? एग्रीकल्चर का सेक्टर बढ़ा है जिसमें ग्रोथ हुई है। देखो ओवरऑल ज्यादा तो किसकी? सेवा की, लेकिन सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो किसमें है? आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हुई है। और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ सर्विस सेक्टर का, यानी सर्विस सेक्टर का नुकसान सबसे ज्यादा देखने को मिला। मेरी बात समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं मित्रों? क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं इनको ढंग से सुना। मतलब एग्जामों में छपने वाले एजेटीज, ये एग्जामों में अब छपने वाले इकोनॉमिक सर्वे, ये इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का आपको मैं बेस्ट तरीका बता रहा हूं किस प्रकार से आपको याद रखना है मित्रों। समझ आ रही है आप लोगों को? समझ आ रही है आप लोगों को? ओके, तो वो तुमसे इनका क्रम भी पूछ सकता है, इनकी ग्रोथ भी पूछ सकता है, एवरीथिंग। ओके बता के समझ आए दोस्तों आप लोगों को? अब सुनिए, तो यहां पर मैं बात करूं मित्रों आगे की बात। अब बात करते हैं प्रचलित कीमतों पर, चालू कीमतों पर क्या हुआ मित्रों। देखो प्रचलित कीमतों पर एग्रीकल्चर का रेशियो तो है मित्रों कितना? 29.77%। अच्छा, प्रचलित कीमतों पर दोस्तों पहले तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना मित्रों? 8,99,380 करोड़ रुपए का, जिसमें से 29.27% एग्रीकल्चर से आया, 24.80% आपका उद्योगों से आया है और 45.43% जो है किससे आया मित्रों? आप लोगों का सर्विस सेक्टर से देखने को मिला मित्रों, सर्विस सेक्टर से देखने को मिला मित्रों के आगे। बाकी इनकी ग्रोथ आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्रोथ पूछेगा नहीं, ग्रोथ हमेशा स्थिर मूल्यों की पूछता है, तो आपको स्थिर मूल्यों को ही ध्यान में रखना है, हर काम स्थिर मूल्यों का ही याद करके जाना है। तो ये हो गया दोस्तों आपका तीसरा बिंदु कंप्लीट, जिसको बोलते हैं सकल राज्य मूल्यवर्धन। बताइए मित्रों समझ में आया या नहीं आया? सकल राज्य मूल्यवर्धन के आंकड़े समझ आ गए? तो सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर मूल्यों पर तो 6,527 करोड़ का था, जिसमें 29.45% हिस्सा एग्रीकल्चर का है, 28.15% आपके उद्योगों का है और 42.40% आपके सर्विस सेक्टर का है। जबकि प्रचलित कीमत पर सकल राज्य मूल्यवर्धन का जो हिस्सा है वो 8,99,380 करोड़ रुपए का है, जिसमें 29.77% आपका एग्रीकल्चर से आया है, उद्योगों से आया 24.80% मेरे प्यारे साथियों, और सर्विस सेक्टर से 45.43% का सर्विस सेक्टर से प्राप्त हुआ। यहां तक की बात समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? तो याद हो गया सब? अपनी कॉपी में ढंग से इनको रटो, घोड़ो, पियो, चाहे कुछ भी करो, इनको याद रखना है। ओके, अब चलते दोस्तों आपके सामने अगला पॉइंट, चौथा बिंदु। चौथा बिंदु कहलाता आपका शुद्ध राज्य मूल्यवर्धन। शुद्ध राज्य मूल्यवर्धन, शुद्ध राज्य मूल्यवर्धन, इसको बोलते हैं नेट स्टेट वैल्यू एडेड। ओके, आगे शुद्ध राज्य मूल्यवर्धन की बात है, शुद्ध राज्य मूल्यवर्धन की बात करते हैं। ओके, इसके लिए भी दोस्तों वही बात है। अब देखो इसके लिए भी आपको आंकड़े याद रखने हैं। तो एक कॉलम बना तो स्थिर कीमतों पर, एक तो देगा स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमत बोले तो दोस्तों आपकी वर्ष 2011-12 की कीमत। ओके, तो वर्ष 2011-12 की कीमत, और एक हो जाएगी आपकी चालू कीमतों पर, जिनको अपन प्रचलित कीमतें कहते हैं। चालू कीमतों की बात करते हैं जिनको प्रचलित कीमतें कहा जाता है। चालू कीमतों की बात आ जाती है। ओके, चालू कीमतों की बात आ जाती है। ओके, अब मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, तो एक बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहली बात करते हैं एग्री। देखो यहाँ पर भी मैं तो तीनों सेक्टर लिखता हूँ, एक हो गया आपका एग्रीकल्चर, एक हो गया आपका इंडस्ट्री सेक्टर मित्रों के आगे आगे, ओके, और एक हो गया आपका सर्विस सेक्टर। दोस्तों इसमें रटने के साथ कोई काम भी नहीं दोस्तों, बस हाँ थ्योरी भी ध्यान रखना कि किसका सेक्टर बड़ा है किसका, वो तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो सबसे पहले तो मैं बात करूँ इसकी कीमत टोटल कितना रहा, तो
27,448 करोड़ रुपए का ये रहा कीमत है। वहां पर कितनी थी दोस्तों? 6 लाख के आसपास थी। 6 लाख आ जाएंगे, 6,527 करोड़ थी। इसमें एग्रीकल्चर का हिस्सा कितना है? 31.21% आपका एग्रीकल्चर से है, 26.13% आपका उद्योगों से है और 42.66% आपका दोस्तों सर्विस सेक्टर से प्राप्त हो गया। यानी कहाँ से प्राप्त हुआ? ठीक है, सर्विस सेक्टर से प्राप्त हुआ दोस्तों। ये तो हो गया आपका स्थिर कीमतों की मैं बात करूँ, स्थिर कीमतों की बात करूँ मित्रों के आगे। जबकि दोस्तों चालू कीमतों की अगर बात की जाए दोस्तों, चालू कीमतों को अगर देखा जाए तो चालू कीमतों के आधार पर जब आप देखते हो तो अच्छा दोस्तों एक बात और सुनना दोस्तों, यहां पर अगर आप देखते हो और इनको समझने की कोशिश करते हो तो इनकी ग्रोथ आप देखो, इनकी ग्रोथ अगर ग्रोथ की मैं बात करूं तो कि कितनी कितनी ग्रोथ हो रही है दोस्तों। यहां पर अगर देखो ग्रोथ की, तो मैं अगर यहां पर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों कि शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन, अगर मैं बात करूं तो शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन जो मित्रों कितना रहा वो आपका रह रहा है मेरे प्यारे। अच्छा दोस्तों यहां पर यह भी ध्यान रखना कि यहां पर कितनी ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है तो ये हो रहा है मित्रों आप लोगों का 5,70,000 कितना। तो यहां पर दोस्तों अगर बात करें मित्रों, यहां पर अगर बात की जाए दोस्तों तो ये गिरावट कितनी हो रही है? इसमें गिरावट हो रही है दोस्तों माइनस के 6.02% की, पिछले साल की तुलना में इस बार माइनस के 6.2% की गिरावट हो रही है। ओके, स्थिर कीमतों की मैं बात करूं तो ओके आगे गिरावट। जबकि वर्ष 2010 में उद्योग अगर कृषि की बात करें तो कृषि के क्षेत्रों में दोस्तों वृद्धि कितनी हो रही है? 3.53% की ग्रोथ हो रही है मित्रों। उद्योगों में आपकी माइनस की 0.8% की माइनस गिरावट जा रही है मित्रों के, और सर्विस सेक्टर के अंतर्गत दोस्तों ये जा रही है माइनस के दोस्तों 10.85% की गिरावट हो रही है। ओके, यहां तक की बात समझ। देखो मित्रों मैंने क्या कहा, स्थिर कीमतों पर पहले देखो, पहले तो मैंने कहा कि स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य मूल्यवर्धन की कीमत कितनी है? 5,27,448 करोड़ रुपए, जो कितनी ग्रोथ देख रहा है? माइनस के 6.02%, क्योंकि गिरावट हो रही है मित्रों के। ये तो कि स्थिर कीमतों की बात, और मैंने आपको हर सेक्टर का रेशियो बता दिया कि इस 5,27,448 करोड़ रुपए में 31.21% आपका एग्रीकल्चर का है, 26.13% आपका इंडस्ट्रीज का है, और सर्विस सेक्टर की बात करूं तो 42.66% 26 इसका है सर्विस सेक्टर का। तो सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? आपका सर्विस का, सेकंड नंबर पे आपका एग्रीकल्चर का, और उसके बाद उद्योगों का। सबसे ज्यादा गिरावट कहां पर हुई है? तो सबसे ज्यादा गिरावट हो रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर, सबसे ज्यादा गिरावट आपको देखने की होती है। ओके, तो माइनस का सबसे छोटा सबसे बड़ा होता है तो सबसे ज्यादा गिरावट आपकी इंडस्ट्रीज में हो रही है, फिर आपकी सर्विस सेक्टर। लेकिन एग्रीकल्चर में दोस्तों कोविड-19 की वजह से क्या हुई? बढ़ोतरी हुई है मित्रों कि ये बात आ रहा। तो पूछ सकता है कि कौन सा सेक्टर बढ़ा है मित्रों। अब बात करते हैं चालू कीमतों पर। चालू कीमतों की मैं अगर बात करूं तो पहले तो ये ध्यान रखना कि चालू कीमतों पर देखो, चालू कीमतों पर मैं यहाँ पर 2019-20 के आंकड़े लिख लेता हूं। तो चालू कीमतों पर 2019-20 के अंतर बात करूं तो ये तो हो रही मित्रों आपका कितना हो रहा है मित्रों? ये है आपका 8,37,789 करोड़, 789 करोड़ आपका, 789 करोड़ आपका है, जो 2020-21 में कितना हो गया तो चालू कीमत पर ये हो गया तो आपका 8,04,101 करोड़। तो आपको पता लग रहा है मित्रों ये कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है मित्रों? तो ये कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? तो आप जानते हो मित्रों ये जो है मित्रों आपका माइनस का 4.02% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अब देखो यहां पर इनका रेशियो देख लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में ये रेशियो कितना है मित्रों? 30 आपका जाएगा 97% का रेशियो रहा मित्रों। यहां पर इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं तो 23.16% का रेशियो देगा, और यहां पर जब देखोगे तो 45.87% का रेशियो आपको देखने को मिल रहा है मित्रों के। ये भी आपको ध्यान है। ओके मित्रों, यहां तक की बात अपन करें। ओके, और मैं यहां पर अगर मैं कहूं इनकी भी अगर ग्रोथ आपको लिख दूं कि सर इनकी भी ग्रोथ आप लिख दो जो हम याद कर लेंगे, तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ चालू कीमत पर कितनी ग्रोथ हो रही है? 6.4 अगर बात 6.47% की ग्रोथ हो रही है। इंडस्ट्रीज में दोस्तों माइनस के 8.86% की वैल्यू गिर रही है, और उद्योगों की बात करें माइनस के 7.68% की वैल्यू गिर रही है। ओके, ये आपकी वैल्यू यहां पर गिर रही है। तो बताओ ये आंकड़े आप लोग याद कर लोगे कि यस या नो? भाई आंकड़े याद हो जाएंगे यस या नो? इनको अच्छे से लिखना देखो, और इनको रट लेना 2-3 बार, और फिर चाहे भूल जाना एग्जाम का कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम के पॉइंटों से आपको याद करना पड़ेगा। ये इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े जो मैं आपके सामने साझा करूँ। ओके, समझ आ रहा आप लोगों को सबको दोस्तों?
यहाँ पर आप सभी को समझ में आ रहा है क्या? यस या नो मित्रों? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया क्या? ये हो गया दोस्तों आपका चौथा बिंदु। हो गया कौन सा बिंदु? चौथा बिंदु। ओके, चौथा बिंदु आप लोगों को यहाँ पर समझ में आना चाहिए। तो जो मैंने आपके सामने यहाँ पर बता दिया और आपको अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास मैंने यहाँ पर अच्छे से कर दिया। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को लेकर दोस्तों? ओके, आगे यहाँ तक कोई डाउट है क्या मेरे प्यारे साथियों? अगर मैं इसकी भी, अच्छा यहाँ पर भी एक ग्रोथ लिख देता हूँ। अच्छा यहाँ पर भी ग्रोथ लिख देता हूँ जो आपको याद, एक बार वापस आओ। सकल राज्य मूल्यवर्धन में भी ग्रोथ लिख लो। तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ तो कितनी हुई थी दोस्तों? प्लस के 6.52% की ग्रोथ हुई है। उद्योगों की बात करूं तो माइनस के 8.62% की कमी हो रही है। और सर्विस सेक्टर की बात करूं तो माइनस के 7.6% की ग्रोथ कमी हो रही है। ओके, तो ये हो गए 4 बिंदु कंप्लीट। कितने बिंदु? 4 बिंदु कंप्लीट मैंने बता दिए। ओके, अब चलते हैं इकोनॉमिक सर्वे का 5वां बिंदु कि इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर नंबर 1 है, और चैप्टर नंबर 1 का 5वां बिंदु जो आपके काम आएगा वो है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों का प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, जिसको अपन पर कैपिटा इनकम कहते हैं। पहले तो इसकी थ्योरी भी समझ लो कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। तो जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी पढ़ रखी है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी प्रति व्यक्ति आय को लेकर। लेकिन देखो इसके अंदर 2 बातें आपको लिखा दूंगा फिर चीज का। पहला कि प्रति व्यक्ति आय की गणना, प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्यवर्षीय, मतलब बीच की, ना तो 1 अप्रैल की ना 31 मार्च की, मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या में विभाजित कर प्राप्त की जाती है। ओके, तो मित्रों मैंने क्या कहा कि प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या को विभाजित करके प्राप्त की जाती है। एक तो यहाँ, उसके बाद दूसरा पॉइंट है मित्रों कि प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर एवं कल्याण का सूचक है। दोस्तों जिसकी भी राइटिंग सबसे सुपर होगी ना तो वो मेरे को इसके PDF बना के देना, जिससे मैं इसको प्रिंट करा के गजब तरीके से और तैयार कर दूँ। ओके, तो जिसकी भी राइटिंग सुपर होगी मेरे को व्हाट्सअप कर देना दोस्तों PDF बना के। तो प्रति व्यक्ति, तुम करते नहीं दोस्तों, तुमको राइटिंग पर घमंड नहीं किया अपने ऊपर दोस्तों। या मैंने कहा दोस्तों कि प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या में विभाजित करके प्राप्त की जाती है। प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर और कल्याण का सूचक मानी जाती है, अर्थात आर्थिक वृद्धि का सूचक मानी जाती है। आर्थिक वृद्धि का सूचक है। ये दोगे इसकी बात। अब इसके आंकड़े भी याद कर लेते हो। देखो इसके डेटा कितने हैं, डेटा बताता हूँ। देखो डेटा अगर बताऊँ दोस्तों तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों 2 बातें क्या लिखता हूँ दोस्तों। यहाँ तो लिखता हूँ 2019-20 के आंकड़े लिख देता हूँ मित्रों के, 19-20 के आंकड़े। अच्छा ये तो हो जाएगा आपका स्थिर मूल्यों पर आ जाएगा मित्रों। ओके, और ये आ जाएगा आपका चालू मूल्यों पर। ओके मित्रों, आगे चालू मूल्यों पर। ओके, चालू मूल्यों पर। ओके, आगे अब स्थिर मूल्यों पर और चालू मूल्यों पर। स्थिर मूल्यों की बात करूं मित्रों तो 19-20 में तो कितनी थी? 78,390 थी, जो दोस्तों कितनी हो गई 2020-21 में कितनी हो गई दोस्तों? ये हो गई दोस्तों, घट गई, क्योंकि सबकी वैल्यू घट रही कोविड की वजह से। तो 72,297 आ गई। तो कितनी हो गई दोस्तों? ये हो गई आपकी माइनस में आ गई। माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट लिख दो, माइनस के कितने हो गए? 7.7% की गिरावट हो रही है। माइनस के 7.7% की गिरावट हो रही है आपकी स्थिर मूल्यों पर। ओके, जबकि चालू मूल्यों पर मैं यहाँ पर लिखूँ 2019-20 की अगर मैं लिखूँ तो चालू मूल्यों पर है मित्रों आपकी 1,15,492 करोड़, मतलब 92 रुपये। जबकि 2020-21 की मैं बात करूँ तो ये कितनी रहेगी?
1,09,000, हाँ मैं तो आगे 1,09,386 करोड़, ओके, जिसकी मतलब मूल्य तो कितनी हो रही है, मतलब माइनस में हो रही है, 5.29% की वैल्यू गिरी, 5.29%, 5.29% डाउन जा रही है, ओके। अब मैं इसको थोड़ा बहुत और लिख देता हूँ, भारत की भी लिख देता हूँ दोस्तों, जिससे आपको और एक तो अब देखो मित्रों, मैं अखिल भारत की बात करूँ, अखिल भारत की मैं अगर बात करूँ, देखो अगर तो यहाँ, अच्छा अखिल भारत की तो याद करने की जरूरत नहीं, कोई लेना ना कोई देना दोस्तों, अगर बात करें तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या मित्रों। तो आपसे पूछ सकता है मित्रों कि प्रति व्यक्ति आय में कितनी गिरावट हुई, 7.77%, ओके, स्थिर मूल्यों पर, और अधिकतर स्थिर मूल्यों में ही पूछेगा। और भारत की, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय दोस्तों वर्तमान में कितनी है, 72,297 रुपए है, जबकि चालू मूल्य पर 1,09,386 रुपए, ओके। बताओ ये याद रह जाएगा आप लोगों को अच्छे से मित्रों, ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से याद रह जाएगा, यस या नो। ओके, क्लियर दोस्तों, यहां तक क्लियर क्या, यस या नो, यहां तक क्लियर हो गया क्या, यस या नो, क्लियर। अब ये हो गए 5 बिंदु, चलो मैं तो छठे बिंदु को बता दो आगे, छठे नंबर पर आ जाइए, तो छठे नंबर पर बात करें, ओके, छठे नंबर की बात करें भाई। अब तुम हरियाणा पहला है वो है, फालतू बातें पहले अब देख लो ना, आगे राजस्थान का याद करो, जो कहूँ वो तो पढ़ नहीं रहे आगे। अब आता दोस्तों आपका सकल, ये छठा बिंदु, छठा, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, ओके, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, इसके भी आंकड़े देख लेते हैं फिर उसके बाद आ जाएगा, ओके। सकल स्थायी पूंजी निर्माण, अब ये क्या है देखिए तो, कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण क्या है दोस्तों, एक बार देख लो फिर अपन देखो समरी कर देंगे पूरी अच्छे से। 7 दिन के 7 टॉपिक है, बस खत्म फिर आपकी इकोनॉमिक सर्वे, और आराम से अच्छे पढ़। अब देखो ये होता क्या है, इसकी मैं थ्योरी लिखा देता हूँ, देखो अपन कह सकते हैं कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण, सकल स्थायी पूंजी निर्माण को वर्ष के दौरान, वर्ष के दौरान, वर्ष के दौरान, वर्ष के दौरान उत्पादनकर्ता, उत्पादनकर्ता द्वारा, यानी प्रोड्यूसर द्वारा, उत्पादनकर्ता द्वारा सृजित की गई, मतलब निर्मित की गई, सृजित की गई परिसंपत्तियों में से, सृजित की गई परिसंपत्तियों में से, सृजित की गई परिसंपत्तियों में से, मतलब जो निर्मित की गई, कि आपने कितनी पूंजी का निर्माण किया, कितनी मशीनें, कितने प्लांट लगाए, तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण को वर्ष के दौरान उत्पादनकर्ता द्वारा सृजित की गई परिसंपत्तियों में से, परिसंपत्तियों में से निस्तारित, निस्तारित संपत्तियों को, जो आपकी संपत्तियां, निस्तारित संपत्तियों को घटाने के बाद, निस्तारित संपत्तियों को घटाने के बाद तथा, घटाने के बाद तथा गणना अवधि में, तथा गणना अवधि में, गणना अवधि में, गणना अवधि में गैर उत्पादित, गैर उत्पादित, गैर उत्पादित परिसंपत्तियों, गैर उत्पादित परिसंपत्तियों को उत्पादन गतिविधियों में, उत्पादन गतिविधियों, उत्पादन गतिविधियों में उपयोग की कीमत के आधार पर, उपयोग की कीमत के आधार पर, उपयोग की कीमत के आधार पर मापा जाता है, मापा जाता है, ओके। सबसे पहले देखो मित्रों, मैंने क्या कहा कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण, सकल स्थायी पूंजी निर्माण को एक साल के दौरान एक निर्माता, एक प्रोड्यूसर, एक उत्पादनकर्ता द्वारा सृजित की गई असेट्स की, उसमें टोटल कितनी संपत्तियां बनाई हैं, टोटल कितनी संपत्तियों का जनरेट किया है, तो उसमें से निस्तारित की गई परिसंपत्तियों, निस्तारित संपत्तियों को घटा दो, यानी जो संपत्तियां खत्म हो चुकी है, जो समाप्त हो, उनको घटाने के बाद जो बचती है वो आपका सकल स्थायी पूंजी निर्माण कहलाता है।
अब मैं आपको एक आंकड़े बताऊं दोस्तों, यहाँ पर आपको लेटेस्ट आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं मित्रों। ये 2019-20 के आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि 2020-21 के आंकड़े अभी तक आए नहीं प्रॉपर। ओके, तो आपके सामने 2019-20 के आंकड़े में बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं कह दूं कि टोटल मिलाकर कितना हुआ मित्रों, 2,71,696 करोड़ रुपए की संपत्तियों का जनरेशन किया गया 2000, जिसमें से दोस्तों आप जानते हो एक तो आपका सार्वजनिक क्षेत्र होता है और एक आपका निजी क्षेत्र होता है, कि सार्वजनिक क्षेत्र में कितनी संपत्तियों का निर्माण हुआ और निजी क्षेत्र में कितना। तो निजी क्षेत्र की मैं बात करूं तो निजी क्षेत्रों के सार्वजनिक क्षेत्र में हो रहा आपका 70,59 करोड़ रुपए आ जाएगा। ओके, जबकि यहां पर हो रहा है तो 2,01,632 करोड़ 37 करोड़ की बात आ रही है। अब देखो इसका मतलब राजस्थान के अंतर्गत जो सकल स्थायी पूंजी निर्माण है उसमें सबसे ज्यादा निर्माण निजी क्षेत्रों का हो रहा है। वो हो रहा है 74.21% जो है वो आपका निजी क्षेत्र में हो रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 25.79% जो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है, और इसके अलावा कुछ भी ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों मैंने क्या कहा दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर मैंने कहा दोस्तों, अगर बात करें क्लास रुक गई क्या दोस्तों, क्लास चल रही है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण, सकल स्थायी पूंजी निर्माण की मैं अगर बात करता हूं मित्रों, तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण को वर्ष के दौरान उत्पादनकर्ता द्वारा अर्जित की गई सृजित की गई परिसंपत्तियों में से जो संपत्तियां नष्ट हो जाती है, उन संपत्तियों को घटाने के बाद अथवा गणना अवधि में गैर उत्पादित संपत्तियों को उत्पादन गतिविधियों में ओके में तो आगे उपयोग की कीमत के आधार पर उन्हें मापा जाता है। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है। हालांकि इतना कोई खास नहीं, आज तक तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी तुमसे पूछ ले तो मैंने आपके सामने बता दिया। तो राजस्थान सरकार ने 2019-20 में टोटल मिला के 2,71,696 करोड़ रुपए की संपत्ति जनरेट की है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में थोड़ा कम है 70,059 करोड़ की संपत्ति है, और निजी क्षेत्र में 2,01,637 करोड़ की संपत्ति यानी 74.21% और निजी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, यस या नो? भाई यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, यस या नो? ओके, अब चलते हैं दोस्तों आगे की लास्ट बिंदु की ओर आगे, ठीक है। अब चलते हैं तो लास्ट बिंदु की ओर चलते हैं, तो लास्ट बिंदु की ओर चलते हैं। कई बार नेटवर्क की इश्यू जाती है तो अब आता है दोस्तों सातवां बिंदु। इस सातवें बिंदु को मैं एक बहुत ही प्यारे से डायग्राम से बताऊंगा, मूल्य सांख्यिकी, क्योंकि ये बहुत प्यारा, और यहां से मेरे को एक बार एक क्वेश्चन लगने के चांस बहुत ज्यादा लग रहे हैं। मूल्य सांख्यिकी पहले चैप्टर का लास्ट बिंदु है, मूल्य सांख्यिकी। ओके, मूल्य सांख्यिकी क्या होता है दोस्तों, कीमतों को आकलन करता है, यानी कीमतों का मापन करने के लिए काम में लिया जाता है, यानी महंगाई का आकलन करने के लिए मूल्य सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। ओके, और राजस्थान में मूल्य का आकलन दो प्रकार से होता है मित्रों के, या तो होता है दोस्तों आपका थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, या तो होता है थोक मूल्य सूचकांक। सुना मित्रों, इसको मैं शॉर्ट शब्द बताऊंगा आपको। थोक मूल्य सूचकांक इसको होते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। ओके, और एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ओके, एक होता आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो एक होता थोक मूल्य सूचकांक और एक होता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ओके, इसको बोलते हैं प्राइस इंडेक्स की बातें बोल। ओके, तो एक हो गया थोक मूल्य सूचकांक और एक हो गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ओके, अच्छा दोस्तों मैं इसमें कुछ बातें आपको बता देता हूँ, कुछ बातें देखो। थोक मूल्य सूचकांक का जो थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, केवल वस्तुओं का मूल्य शामिल होता है। थोक मूल्य सूचकांक में केवल और केवल वस्तुओं के मूल्य के आधार पर आकलन होता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बताओ वस्तु और सेवा यानी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों के आधार पर महंगाई का आकलन किया। वस्तु व सेवाओं का मूल्य, वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य शामिल होता है। ओके, ये सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ओके, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ओके, कॉमन सेंस की बात है। बताओ मित्रों, आज राजस्थान की बात करें या पूरे भारत की बात करें तो क्या महंगाई क्या वस्तुओं की ही बढ़ती है क्या सेवाओं के दाम नहीं बढ़ते क्या
क्या तुम्हारी फीस नहीं बढ़ती क्या, तो क्या मेडिकल का खर्चा नहीं बढ़ता क्या। तो इसीलिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में ज्यादा बेस्ट माना जाता है। ओके, चलिए मित्रों, अपन तो यहां पर केवल वस्तुओं के मूल्यों को शामिल किया जाता है, अर्थात वस्तुओं के थोक मूल्यों के आधार पर मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। अच्छा, इसकी गणना मासिक आधार पर होती है, मासिक आधार पर थोक मूल्य गणना, थोक मूल्य सूचकांक मासिक आधार पर की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा, आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय के द्वारा, आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय के द्वारा इसकी गणना की जाती है। ओके, और यहां पर इसका जो आधार वर्ष है जिसके आधार पर गणना होती है वो है दोस्तों 1999 2000, 1999 2000। ओके, और यहां पर थोक मूल्य सूचकांक में दोस्तों टोटल 154 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। 154 वस्तुओं के आधार पर हर महीने महंगाई का आकलन होता है थोक मूल्य सूचकांक में। इस 154 वस्तुओं को भी 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, जिसमें एक तो थी प्राथमिक वस्तुएं। प्राथमिक वस्तुओं में 275 वस्तुओं को शामिल किया गया। कितनी वस्तुओं को? 75 वस्तुओं को शामिल किया गया। ओके मित्रों, और यहां पर होता है। अच्छा दोस्तों, ये थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, अगर तुमको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं आपको भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ाऊंगा और वहां पर इन्फ्लेशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहां पर इनको पूरी डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों आएगा। तो अभी तो केवल आपको इकोनॉमिक सर्वे बता रहा हूं, आंकड़े बता रहा हूं। तो प्राथमिक वस्तु मूल्य, प्राथमिक वस्तुओं में 75 वस्तुओं को शामिल किया गया है मेरे प्यारे साथियों। जबकि जो विनिर्मित वस्तुएं होती है, विनिर्मित वस्तुएं जो होती है, विनिर्मित वस्तुओं में दोस्तों 69 वस्तुओं को शामिल किया गया। और इसके अलावा ईंधन के अंतर्गत दोस्तों आपकी 10 वस्तुओं को शामिल किया गया। इस प्रकार 75 वस्तुओं को यहां पर शामिल किया गया। ओके, 75 वस्तुओं के आधार पर थोक मूल्य सूचकांक की गणना की जाती है। तो 75 वस्तुओं तो टोटल मिला के 154 वस्तुओं को 3 कैटेगरी में बांटा गया, जिसमें प्राथमिक वस्तुएं जहां पर 75 वस्तुओं को शामिल किया गया, विनिर्मित वस्तुओं में 69 वस्तुओं को शामिल किया गया, और ईंधन जैसी वस्तुओं में 10 वस्तुओं को शामिल किया गया। और इनको अलग अलग वेटेज भी दिया गया। प्राथमिक वस्तुओं को दोस्तों जो वेटेज मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ दोस्तों? वो मिला हुआ 33.89%। ओके, आगे तो 33.83%, 89% तो वेटेज प्राथमिक को मिला हुआ है। विनिर्मित वस्तुओं को दोस्तों 49.85% का वेट मिला हुआ है, और ईंधन जैसी वस्तुओं को 16.25% का वेटेज यहां पर मिला हुआ है। ये वेटेज भी आपको याद रखना। तो ये 4-5 बिंदु आप लोगों को याद रखने में। तो और एक पॉइंट और लिखा हूं, देखो मैं तो सुनिए। अपन पहले थोक मूल्य सूचकांक की बात करते हैं। देखो क्या क्या थोक मूल्य सूचकांक में हर महीने आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय 154 वस्तुओं के थोक मूल्यों में होने वाले परिवर्तन का आकलन करता है। हर महीने आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय जो राजस्थान सरकार का है वो 154 वस्तुओं के आधार पर कीमतों को तय करता है कि मार्केट में कीमतें क्या है। ओके, और कौन से वर्ष को आधार लेकर चलता है? 1999 2000 को आधार लेकर चलता है। सांख्यिकी निदेशालय का मुख्य हेड कौन है? हेड को अभी सही होगा, सही ओम प्रकाश बेरवा होगा, देख लेंगे अपन आगे। तो थोक मूल्य सूचकांक के अंदर केवल वस्तुओं के थोक मूल्य को शामिल किया जाता है। इसका मापन हर महीने किया जाता है। आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान सरकार के द्वारा होता है, और इसका आधार वर्ष 1999 2000 है। इसमें वर्तमान में 154 वस्तुओं को शामिल किया गया, जिसमें प्राथमिक वस्तुओं में 75 वस्तुओं को शामिल किया गया, विनिर्मित वस्तुओं में 69 वस्तुओं को शामिल किया गया, ईंधन में 10 वस्तुओं को शामिल किया गया। प्राथमिक उत्पाद की वस्तुओं की मैं बात करूं तो 33.89% का इनको वेटेज दिया गया है। विनिर्मित वस्तुओं को 49.85% का वेटेज है, और ईंधन जैसे वस्तुओं 16.25% का वेटेज यहाँ पर दिया गया है। बताओ मैं तो मेरी बात समझ आ गई क्या? और यहाँ पर मैं अगर आंकड़े लिखकर बताऊं तुमको, तो आंकड़ों में राजस्थान बताऊं कि 2019 की मैं बात करूं तो 19 में थोक मूल्य सूचकांक कितना था? 310.56 रुपए था, जो 2020 में कितना हो गया? तो 330.86 हो गया, अर्थात 6.54% की वृद्धि देखने को मिली है। ये आपका लेटेस्ट आंकड़ा है, बस इसके अलावा याद करने की जरूरत नहीं। मैं वापस से बोल देता हूं मेरे लाडलो, तुमको घबराने की आवश्यकता नहीं। तो देखो
मूल्य सांख्यिकी के अंतर्गत राजस्थान सरकार क्या करती है, कीमतों को देखती है कि कीमतों में क्या परिवर्तन हो रहा है, महंगाई का क्या आकलन हो रहा है। तो इसके लिए दो मापन होता है, एक थोक मूल्य सूचकांक होता है और एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाया जाता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तु और सेवा दोनों के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाया जाता है। और इनमें से सबसे बेस्ट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसके बारे में हम बात करेंगे। थोक मूल्य सूचकांक में हर महीने आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय वर्ष 1999-2000 को आधार मानकर 154 वस्तुओं में उन 154 वस्तुओं के थोक मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। इन 154 वस्तुओं में प्राथमिक वस्तुएं 75 हैं, विनिर्मित वस्तुओं की रेट मतलब संख्या 69 है और ईंधन जैसी वस्तुओं की संख्या कितनी 10 है। ओके मित्रों, और इसका वेटेज है, प्राथमिक वस्तुओं को 33.83 का वेटेज दिया गया है, विनिर्मित वस्तुओं को 49.85% का वेटेज दिया गया और ईंधन जैसी वस्तुओं को 216.25% का वेटेज यहां पर दिया गया। ओके, तो आपका राजस्थान का जो थोक मूल्य सूचकांक था वो 2019 में तो था 310.56 रुपए का, जो 2020 में बढ़कर 330.86 रुपीज का हो गया, अर्थात 6.54% की आपकी वृद्धि देखने को मिली। बताओ समझ में आ गया क्या, यस या नो? ओके, अब चलते हैं लास्ट पॉइंट और टॉपिक खत्म। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसको देख लो। अब देखो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई जिसको कहते हैं, जिसमें वस्तु और सेवाओं के फुटकर मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाया जाता है। ओके, और इसको 6 समूह में बांटा गया। इसके लिए 2 बातें मैं बता देता हूं मित्रों। देखो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात, इसमें मैं कहूं तो सीपीआई में वस्तुओं और सेवाओं की बात, वस्तुओं और सेवाओं के सीपीआई में वस्तुओं और सेवाओं के फुटकर मूल्यों में, रिटेल प्राइस में फुटकर मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाया जाता है, परिवर्तनों को दर्शाया जाता है। ओके, यानी सीपीआई में वस्तुओं और सेवाओं के फुटकर मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाया जाता है। एक तो ये ध्यान, और एक ध्यान रखना मित्रों इसमें, अगर इसमें सीपीआई में वस्तुओं और सेवाओं के सीपीआई में वस्तुओं व सेवाओं को 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। यहां से एक प्रश्न आएगा, मतलब बांटा है, कौन सा आएगा मैं बता दूं आपको। 6 भागों में बांटा। अब वो 6 भाग कौन कौन से देखिए। सबसे पहला भाग है खाद्य पदार्थ, आपका खाद्य पदार्थ सबसे पहला भाग है। और दूसरा भाग है आपका मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ, ये दूसरा समूह है। तीसरे भाग में दोस्तों ईंधन और प्रकाश को शामिल किया गया, ईंधन एवं प्रकाश को शामिल किया गया। ओके, चौथे भाग में आवास को शामिल किया गया। ओके, पांचवें भाग में दोस्तों वस्त्र बिस्तर एवं जूतों को शामिल किया गया, वस्त्र बिस्तर एवं जूतों को शामिल किया गया, जूते। और लास्ट में आएगा विविध, बचा कुचा माल यहाँ पर आएगा, इन सेवाओं को इसमें शामिल कर लिया जाता है। ओके, एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब सुनिए, तो मैंने कहा दोस्तों, मैंने कहा कि सीपीआई में वस्तुओं और सेवाओं के फुटकर मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाया जाता है। सीपीआई में वस्तुओं और सेवाओं को 6 भागों में बांटा गया, खाद्य पदार्थ, मादक पदार्थ, ईंधन और प्रकाश, आवास, वस्त्र बिस्तर एवं जूते और विविध। इन प्रकार से इसको अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर बांटा गया। ओके, अब सीपीआई को 4 भाग होते हैं। सीपीआई अच्छा, इसकी गणना, सीपीआई की गणना भी हर महीने होती है। सीपीआई के 4 भाग है। सीपीआई के कितने भाग है? 4 भाग है। सीपीआई के टोटल मिला के कितने भाग है? 4 भाग है। सीपीआई को 4 भागों में बांटा गया। अब वो 4 भाग कौन कौन से, नाम नोट कर लो। एक होता है औद्योगिक श्रमिकों के हेतु सीपीआई, एक होता है औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई। इसमें खास बात बताऊं तो सबको,
औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई की गणना जो होती है ना, उसका जो पहले जो आधार वर्ष था, इसका जो पहले आधार वर्ष था मित्रों, वो आधार वर्ष पहले 2001 था। इसका पहले यानी पहले वर्तमान आधार वर्ष, अब तो वर्तमान है, वर्तमान आधार वर्ष इसका 2016 हो गया। ये इसका सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है। यानी औद्योगिक श्रमिकों के सीपीआई की गणना करने का आधार वर्ष चेंज हो गया। पहले 2001 था, अब 2016 हो गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जाम्स के लिए। ओके, और एक खास बात हो रहा है, पहले क्या होता था कि औद्योगिक श्रमिकों की सीपीआई की गणना करने के लिए 3 जिलों को शामिल करते थे। जयपुर के औद्योगिक श्रमिकों को लेते थे, और अजमेर को लेते थे, और भीलवाड़ा को लेते थे। वह भीलवाड़ा को तीन जिलों के श्रमिकों को शामिल करते थे। लेकिन उसके बाद क्या होता, अजमेर को चेंज कर दिया, और अजमेर को बदल कर अजमेर के स्थान पर किसको ले लिया, अलवर को ले लिया। अलवर केंद्र को इसमें शामिल कर लिया। ये एक सबसे बड़ा परिवर्तन इसमें देखने को मिला मित्रों। यानी औद्योगिक श्रमिकों के सीपीआई की गणना करने के लिए वर्तमान वर्ष में परिवर्तन कर दिया गया। पहले इसका आधार वर्ष था वो 2001 हुआ करता था, अब इसका आधार वर्ष 2016 कर दिया। और इसमें पहले जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा केंद्र हुआ करते थे, लेकिन अब जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा केंद्रों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। ये बात आप याद रख लोगे क्या, ये काम की बात है। हालांकि मैं इनके आंकड़े भी लिखा सकता था, लेकिन मैं आंकड़े लिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि आंकड़े लिखाने से मतलब तुम लोग परेशान हो जाओगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये कौन जारी करता है मित्रों, इसको श्रम ब्यूरो शिमला जारी करता है। श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी, श्रम ब्यूरो जो शिमला है मित्रों द्वारा जारी होता है मित्रों। और कैसे होता है, मासिक आधार पर जारी होता है। बस इतना सा याद रखना है, और कुछ याद मासिक आधार पर याद होता है। ओके, तो इसका मतलब वर्तमान में जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा केंद्र के जो श्रमिक हैं, उनकी कीमतों का आकलन करने के लिए औद्योगिक श्रमिकों का सीपीआई ज्ञात किया जाता है। याद हो जाएगा, जिसका आधार वर्ष पहले 2001 था, जिसको परिवर्तित करके राजस्थान सरकार ने कितना कर दिया, 2016 कर दिया। और इसके अंदर जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा केंद्रों को शामिल किया गया। और इसकी जो रिपोर्ट है वो श्रम ब्यूरो शिमला जारी करता है, और मासिक आधार पर जारी करता है। ये बात आप लोगों को याद रह जाएगी क्या मित्रों, आप लोगों को। ओके, फिर आता है दोस्तों दूसरे नंबर का आता है आपका दोस्तों, यहाँ पर सेकंड नंबर की बात करूं, कृषि श्रमिकों हेतु सीपीआई। दूसरा रहता है आपका कृषि श्रमिकों हेतु सीपीआई। कृषि श्रमिकों हेतु सीपीआई। अब भाई साहब कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई की बात करते हैं, तो कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई देखो, पहले तो इसका आधार वर्ष बताओ, इसका आधार वर्ष कौन सा है। एक तो इसका आधार वर्ष, तो कृषि श्रमिकों के सीपीआई का आधार वर्ष है 1986-87। ओके, और ये कौन जारी करता है, वही श्रम ब्यूरो शिमला जारी करता है। श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा मासिक आधार पर जारी होता है, यानी मासिक आधार पर इसे जारी किया जाता है। ओके, फिर आता तीसरे नंबर का आता है दोस्तों आपका सामान्य उपभोक्ता सूचकांक। ओके बताओ, ग्रामीण, ओके बताओ सामान्य उपभोक्ता सूचकांक की अगर बात करूँ तो सामान्य, ओके मतलब अगर बात करें तो सामान्य उपभोक्ता सूचकांक, या मैं कह दूँ तो ग्रामीण श्रमिकों हेतु सीपीआई। ग्रामीण श्रमिकों हेतु सीपीआई। तो ग्रामीण श्रमिकों हेतु जो सीपीआई होता है, जो ग्रामीण श्रमिकों का सीपीआई होता है, ग्रामीण श्रमिकों के हेतु जो सीपीआई होता है मेरे प्यारे साथियों, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, वो भी कौन जारी करता है। अच्छा, इसका आधार वर्ष, इसके आधार वर्ष की मैं बात करूं तो इसका जो आधार वर्ष है, ग्रामीण श्रमिकों के सीपीआई का जो आधार वर्ष है, वो कौन सा आधार वर्ष, ये देखना तो ग्रामीण श्रमिकों की बात करूं तो ग्रामीण श्रमिकों के सीपीआई को लेकर अगर मैं बात यहाँ पर करूँ, ग्रामीण श्रमिकों की बात करूँ तो इसका आधार वर्ष है 2012 इसका आधार वर्ष है। और इसको भी कौन जारी करता है तो श्रम ब्यूरो शिमला जारी करता है हर महीने। और एक होता है लास्ट दोस्तों, जिसको होता है सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सामान्य सीपीआई, जिसमें ग्रामीण शहरी सब आ जाते हैं मित्रों। तो इसका आधार वर्ष तो है 2012, लेकिन इसको जारी कौन करता है मित्रों, इसको जारी करता है मित्रों, इसको दोस्तों जारी करता है आपका NSO, समझ गए तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ये जारी किया जाता है सामान्य सीपीआई, जो हर महीने जारी होता है। बताओ मित्रों, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या मित्रों।
तो ये है राजस्थान की अर्थव्यवस्था का या राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का पहला चैप्टर कंप्लीट। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट यहाँ पर हो गया। तो बताइए, तो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का जो पहला पार्ट है, देखो तो आर्थिक समीक्षा कौन जारी करता है, कब जारी होती है, क्यों जारी होती है, वो बता दिया। इसका चैप्टर नंबर 1। अगला चैप्टर एग्रीकल्चर का दोस्तों, पहला चैप्टर जिसके 7 बिंदु, यानी वृद्ध आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदर्शन, जिसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है, उसके आंकड़े क्या है मित्रों, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है, उसके आंकड़े क्या है, सकल राज्य मूल्यवर्धन के सारे आंकड़े बता चुका आप लोगों को, शुद्ध राज्य मूल्यवर्धन के सारे आंकड़े बता चुका, प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े हो चुके, सकल स्थायी पूंजी निर्माण हो चुका, मूल्य सांख्यिकी में थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के चारों पॉइंट आपको बता चुका। यहां से आपके 2 या 3 प्रश्न एग्जाम में लगने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो दोस्तों, आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं आप लोग सर एनएसएस तो खत्म हो गया ना, एनएसएस खत्म हो गया, धारा बता बताया ना, ये तो मैंने पढ़ा चुका ना आपको। भाई पहले क्या होता था, सीएसओ था और एनएसएस था, ये दोनों अब मर्ज हो गए किसमें, एनएसओ में। सारा का ये दोनों खत्म हो गया ना, ये मैं बता चुका। ओके, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे आपका मैं 7 दिन तक 8 दिन पढ़ाऊंगा, उसमें 7-8 टॉपिक पूरे कवर करा दूंगा। इकोनॉमिक सर्वे तुमसे नहीं पढ़ा जाएगा, तुम लोग नहीं पढ़ पाओगे दोस्तों। इकोनॉमिक सर्वे को अगर तुम लोग बैठ के लेकर, तो फिर तुम किसी भी एंगल से नहीं सीख पाओगे, जो मैं आपको सिखाने का प्रयास आपको कराओगे। अच्छा, ये सीपीआई क्या होता है और डब्ल्यूपीआई क्या होता है, ये तो तुम टेंशन मत लो। तुम्हारा जो अगला टॉपिक है इन्फ्लेक्शन, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ वैसे भी, लेकिन अभी तो आपको केवल आंकड़े लाने केवल आगे। ठीक है, सभी को क्लियर, सभी को बातें, एवरीथिंग क्लियर। राजस्थान इकोनॉमिक यहीं से आता है क्वेश्चन, राजस्थान इकोनॉमिक्स में यहीं से क्वेश्चन आएगा। राजस्थान का इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ लो, वही राजस्थान की इकोनॉमिक्स होती है, बस वही राजस्थान की अलग से इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की इकोनॉमिक्स से अलग से कभी प्रश्न एग्जाम में आया नहीं, ना आता ना आएगा, इसलिए राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ओके, तो आज के लिए दो करना, डेली आपकी एक क्लास में लेता रहूंगा। ओके, थैंक यू मित्रों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, बिंदास रहो, खुश रहो।